सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अब जरा खामोशी और बातें सुननी है इसकी। ये सवाल बहुत आसान होता है। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन हो, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन हो, तो ये सवाल बहुत आसान होता है, चाहे आपको मुश्किल लगे ना लगे। इसके अंदर एक ट्रिक है। इसका मतलब ये है कि ये आपका कैश का ब्रोडाउन है, कैश एंड बैंक का, और ये आपका कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैरिड ऑन है। ओके की बात। दूसरी बात, ये जितनी बातें डेबिट साइड पर हैं, इसका मतलब है कैश डेबिट हुआ है किस साल का, करंट ईयर का। और ये जितनी बातें हैं ये कैश क्रेडिट हुआ है। जैसे सपोज लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब है कैश रिसीव किया हुआ है इन फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। लेजर बनाते वक्त इस बात की ये बात हमें चाहिए होती है, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन के लेजर में कैश लिखना होता है। एंट्री फीस रिसीव्ड, डोनेशन आपको मिली, इंटरेस्ट आपको मिला, डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर, इसका मतलब है ये 500 क्या है भला? नहीं 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 नहीं, ये कैश फ्रॉम डिस्पोजल है, क्योंकि ये कैश डेबिट हुआ है। आगे देखते हैं, सैलरी आपने पे की, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जर्नल चार्जेस, पीरियोडिकल्स, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या होती है? पेमेंट किया इन्वेस्टमेंट के लिए, पता है इसका मतलब क्या है? हमने, ये हमारा करंट या नॉन करंट एसेट है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर उसने बताया कि आपके पास 2014 की लायबिलिटीज क्या है, कहता है फंड आपका इतना है। अब ये सवाल, इस तरह के सवाल उसने 2 दफा पेपर में दे दिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही छोटा सा। रिक्वायरमेंट देखें, ये है कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, किस डेट की? 2015 की। अब वापस चलते हैं, ये है फाइनेंशियल पोजीशन, किस डेट की? मतलब साल के शुरू की। ये ब्रॉड ऑन गिवन है, कैरिड ऑन हमने पॉइंट करने। तो लाइबिलिटीज में रेंट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है भला? पिछले साल रेंट पेएबल था। सैलरीज, एक्रूड सैलरीज, फिर फर्नीचर, नेट इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 लाख है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है। जिस इनकम या एक्सपेंस का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, लेजर बनाना। जिस इनकम या एक्सपेंस का बैलेंस गिवन हो, ओपनिंग क्लोजिंग, वो हमेशा लेजर बना के करना, बाकी इनकम या एक्सपेंस एज इट इज लिख देना। क्या बात बताई? जिस इनकम और एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल होगा, लेजर बनेगा। इसके अलावा डायरेक्ट लिखेंगे। अब हमारा सवाल शुरू होने लगा है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, तो बताओ सब्सक्रिप्शन का लेजर बनेगा या नहीं? बनेगा। रेंट का लेजर बनेगा, सैलरी का लेजर बनेगा, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल का लेजर बनेगा। आगे चलते हैं, फर्नीचर परचेज 1 जुलाई 13 costing 4000 was disposed of 1 January as a scrap for rupees 500। पता चल गया वो 500 कहां से आया हुआ है? वो यहां फर्नीचर आपने खरीदा हुआ था 1 जुलाई 13 में, जिसकी कॉस्ट थी 4000। आपने उसको बेच दिया 1 जनवरी 15 को, और बेचा कितने का? पहले हम ये देखेंगे कि 4000 वाले एसेट की इस टाइम बुक वैल्यू कितनी रह गई, फिर उसको कंपेयर कर लेंगे 500 के साथ। फिर वो कहते हैं 1 जुलाई 14 को फर्नीचर हैविंग रिटर्न ऑन वैल्यू 6000 वाज ट्रेड इन विद द न्यू फर्नीचर हैविंग फेयर वैल्यू 6700। ये हमारे पास एक तरह का एडिशन और डिस्पोजल हो गया। 6000 वाला एसेट देके 6700 वाला एसेट हमने ले लिया। 700 गेन, वो तो आगे लेजर बनाकर पता चलेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 20% ऑन फर्नीचर, 15% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू 12000 वर रिसीव्ड एज डोनेशन। कल पढ़ा था डोनेशन के बारे में। डोनेशन कैसे कैसे किधर किधर जाती है? एसेट में मिले तो लायबिलिटी में, और अगर साइलेंट हो तो फिर हम देखेंगे कि अगर करंट ईयर से रिलेटेड है तो इनकम में लिख देते हैं, कोई जर्नल है तो फंड में अंदर भी ऐड कर सकते हैं। एंट्रेंस फीस रिलेटेड टू 30 जून 2015
ओनली। फिर उसने बैलेंस दे दिए जून के। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, एंट्री फीस रिसीवेबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग। मैंने आपको एक बात बताई ना, जिस इनकम एक्सपेंस के रिसीवेबल पेएबल गिवन होंगे उसका लेजर बना। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाओ और चेक करो सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है। जल्दी करो जरा। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाओ। इसके अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी तो नहीं है ना कोई? पूरे सवाल के अंदर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं थी। बुक अपनी हर कोई निकाले, सब्सक्रिप्शन का लेजर बना के ये आपने बताना है कि सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है। ये आपका सवाल ट्रिक्स से होगा, सवाल पढ़ के मुश्किल होता है ये। हाँ जी, जिसके पास बुक नहीं है ना तो मोबाइल पे निकाले बुक, लेकिन सब्सक्रिप्शन का लेजर आप नहीं बनाना है, कैलकुलेटर भी निकालें। 194 इनकम रिसीवेबल है तो ब्रॉड ऑन एसेट साइड पर आएगा, लायबिलिटी साइड पर आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल तो ब्रॉड ऑन, पिछले साल का ब्रॉड ऑन और इस साल का कैरिड ऑन। तो आओ जरा, कैरिड ऑन तो 8,000 है, ब्रॉड ऑन 17,000। और अगर सवाल के अंदर देखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको गिवन है, ये पूरे का पूरा सवाल का दारोमदार इसके ऊपर होना है, क्योंकि सारा लेजर इसको देकर बनाए जाएंगे, क्योंकि इसी के अंदर तो कैश है। पी आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी 2,01,000, तो कैश के नाम से आ जाएगा 2,01,000। सारी सब्सक्रिप्शन की बातें रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लोज कर दें, आपके पास आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंस 194 बैलेंसिंग फिगर। ये आपका आंसर। लिखना जरूरी है कि बैलेंसिंग तो बेहतर होता है, क्योंकि बंदे खुद को भी याद रहता है। वर्किंग नंबर 2। अच्छा, ये हमारा सेकंड या थर्ड पेज है, हम थर्ड जिस पेज पर भी करनी है आपने। उसके बाद आपको मैं ट्रिक्स बताने लगा। डेबिट साइड पर जो कैश आ रहा है इसमें ज्यादातर इनकम मौजूद होती है, और क्रेडिट साइड पर जो आ रहा होता है उसमें ज्यादातर नॉट 100%। आपने देखना है जो इनकम है क्या उसके ओपनिंग क्लोजिंग या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो उसको कंसीडर कर लो, वरना एज इट इज इनकम या एक्सपेंस में लिखने। जैसे सब्सक्रिप्शन का काम हो गया, एंट्रेंस फीस, ये भी हम देखेंगे क्या इसका ब्रॉड ऑन या कैरिड ऑन या कोई इंफॉर्मेशन है। अगर आप देखें क्लोजिंग बैलेंस में देखें तो एंट्रेंस फीस रिसीवेबल या अक्रूड है, यहां पर ओपनिंग नहीं है, एंट्रेंस फीस ओपनिंग कहीं नहीं बताई हुई, तो यहां पर कैरिड ऑन है। अगर आप अपना कैरिड ऑन लिखवा दें तो इनकम है ना ये, तो इसका इनकम कितना लेजर बनेगा। यहां पर वर्किंग नंबर 2 में लिख लेते हैं एंट्रेंस फीस रिसीवेबल। अगर रिसीवेबल है तो ब्रॉड ऑन इस साइड पर आएगा, कैरिड ऑन इस साइड पर आएगा। एसेट है ना, इनकम है, इनकम रिसीवेबल का वैसे ही लेजर बनना है। कितना रिसीवेबल है? 3,000। रिसीव कितना कर लिया है, वो कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी? रिसीव एंड पेमेंट से। कितना रिसीव किया? 63,000। क्लोज कर देंगे तो इनकम एंड 66,000। अच्छा, एक्सपेंस का और इनकम का लेजर तो बनाना आता है ना, ये वही है जो कैश फ्लो में पड़ गए हैं, सेम वही है। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो इसके बाद बताएं जी, डोनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है,
लेकिन ये डोनेशन कैश वाली है, ये याद रख लें, ये डोनेशन कैश वाली है क्योंकि ये कैश डेबिट हुआ है। एक डोनेशन और भी है नॉन करंट एस्ट्रो, ये इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये आपकी मर्जी है, इनकम में लिख दो, फंड में लिख दो, ये आपकी मर्जी। जब कुछ ना बताया हो ना तो अपनी मर्जी कर ले, बताया हो तो फॉलो कर ले। तो इनकम में लिख देंगे ये भी। इंटरेस्ट का भी लेजर बनेगा क्योंकि इंटरेस्ट रिसीवेबल के बारे में बताया हुआ कुछ। इंटरेस्ट रिसीवेबल वर्किंग नंबर 3, इंटरेस्ट रिसीवेबल ब्रॉड कितना है 11,000 पूरा। कैश कितना है एंड पे रिसीवेबल नहीं है इंटरेस्ट। कैश कितना है क्लोज कर देंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाएगा कितना 5। बस ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से वैल्यू आ रही है दैट इज इनकम फॉर द ईयर। गॉट इट। लो जी हमारी ऑलमोस्ट डेबिट साइड पे कंप्लीट होगी क्योंकि डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर का ताल्लुक इनकम, वो उसके लिए इनकम निकालनी है, वो ये देखना गेन है या लॉस, ये इनकम नहीं है। बात यहां तक ओके। फिर आ जाओ लेफ्ट साइड पे सैलरी। क्या सैलरी का लेजर बनेगा क्योंकि उसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन, तो बनाओ जरा सैलरी का लेजर वर्किंग नंबर 4। ये बनाना भी है सामने साथ साथ, कोई बंदा ऐसे नहीं बैठेगा। वर्किंग नंबर 4 ये पेएबल है, सैलरी पेएबल है। इसका ब्रॉड किस साइड पर आएगा कितना है नहीं सैलरी पेएबल नहीं है, ओपनिंग है 17,000 बुक सबके सामने होनी चाहिए। कैश डाउन कितना है 4,000। ओके होगी बात। अब सैलरी ये कैश पेड है, ये एंट्री क्या पास हुई होगी सैलरी टू कैश, तो सैलरी क्रेडिट सैलरी डेबिट हो रही है कैश के नाम से कितनी अमाउंट से। ये बिल्कुल वही एसपीएल वाला काम ही है, बस लिखना क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर 50,000। ये हमारे पास बैलेंस आ गया। वर्किंग नंबर 5 रेंट। रेंट का भी इंफॉर्मेशन है, पेएबल है रिसीवेबल है पेएबल है। अच्छा एट द सेम टाइम ब्रॉड ऑन इसका पेएबल और कैश ऑन इसका रिसीवेबल हो सकता है, इसमें परेशान ना होना। ब्रॉड ऑन कितना है 11। कैरिड ऑन कितना है 2,000। ये टॉपिक मुश्किल क्यों समझा जाता है क्योंकि इसमें वर्किंग इतनी ज्यादा है। एक वन लाइन वर्किंग होती है उसमें आप परेशान हो जाओगे, तो जैसे मैंने वो वर्किंग करवाई थी कैश फ्लो में, क्योंकि इसमें आपने कैश फाइंड नहीं करना होता, इसमें आपने फाइंड करना होता है एसपीएल। चलिए जनाब अब आपके पास आ गया कैश कितना पे किया आपने 34,000। ये गिवन है आपका 34,000। 25,000 आ गई सर इनकम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 25,000। यस। वर्किंग नंबर 6 ट्रैवल एक्सपेंस का कोई ओपनिंग क्लोजिंग था, प्रिंटिंग स्टेशनरी का, जर्नल एक्सपेंस का, पीरियोडिकल्स का खत्म क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सपेंस नहीं। अब बाकी अब रहेगी बात डेप्रिसिएशन की। अब डेप्रिसिएशन के बारे में एक एसेट हमने बेचा हुआ है, यहां पर देखिए आपके पास फर्नीचर नेट गिवन है, ओपनिंग नेट ओपनिंग गिवन है और उसने खुद कह दिया कि डेप्रिसिएशन का रेट भी हमें बता दिया सारी। ये छोटी सी वर्किंग आ गई IAS 16 की, तो ये फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट का मतलब है इसमें अक्रूवल, प्री पेमेंट्स, बैड डेट्स, IAS 16 सब कुछ आता है। यहां से हम पढ़ते हैं, यहां से बस एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि फर्नीचर का ब्रॉड ऑन 40,000 है बस। यहां पर चलते हैं फिर फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2013 कॉस्टिंग 4,000 was disposed of on 1 January 15 as a scrap 500। आपको फार्मूले तो वैसे ही आते हैं। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन का रेट है भाई 20%।
क्या आप मुझे फर्नीचर की बीवी बता सकते हो यस सर। इस डेट तक? 1 जनवरी 15 खरीदा कब था? 1 जुलाई 13। डायरेक्ट फाइंड कर लो या वर्किंग कर लो, डायरेक्ट फाइंड कर लो, या जब डेट बताई होती है ना तो फिर लेजर नहीं बनाए जाते, फिर सिंपल वर्किंग होती है, क्योंकि उसमें हो सकता है हमें कोई और इंफॉर्मेशन मिल जाए। 1117 कितने का? पहला साल कब एंड हुआ होगा? 30 जून 14 को। लो इसका 20%, कितना बच गया? 3200। फिर 1 जनवरी को आ गए 1115 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय कितना? 2880। कहता है इस फर्नीचर को ना हमने स्क्रैप कर दिया तो बाकी सारे का सारा लॉस। अब इसके बाद हमारे पास डिस्पोजल की वैल्यू भी आ गई और लॉस की वैल्यू भी आ गई। लॉस ऑन डिस्पोजल, ये सारी वर्किंग मैं करवा रहा हूं, सवाल में एक ही दफा 5 मिनट में सवाल हो जाना है। कितना? 2380। क्यों बोला? 500 का तो पैसे मिल गए ना, 2380 का लॉस। उसके बाद कहता है कि 1 जुलाई 14 मतलब इस साल का शुरू में फर्नीचर हैविंग रिटर्न ऑन वैल्यू 6000 was traded in new furniture fair value is 60, मतलब at the same time disposal भी आया और addition। disposal किस टाइम पर गया? साल के शुरू का, और साल के शुरू का ही addition है। चले जनाब, आप ना मुझे इस फर्नीचर की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करके दे दें बस। दो तरीके हैं जनाब, बल्कि एक ही तरीका है। ये डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड होगी? लेजर बनाकर या फॉर वर्किंग फॉर द ईयर? ब्रॉड ऑन गिवन है, एडिशन डिस्पोजल गिवन है, रेट गिवन है, तो सिंपल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, एडिशन डिस्पोजल। जल्दी से डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो पुराने जमाने में वर्किंग करते थे जब आप छोटे छोटे होते थे, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वर्किंग नंबर नेक्स्ट। जल्दी कर लें, जल्दी। हाँ जी, आगे डेप्शन फॉर द ईयर। हाँ जी, 1 by 1। हाँ अदलान, कितना? 7820 7820। चलिए जी, ब्रॉड ऑन कितना था? 40,000 माइनस 2 एसेट आपके बिके हैं। एक की बुक वैल्यू है 3200। ये मान गए 3200 कैसे आई? साल के शुरू वाली बुक वैल्यू देते हैं ब्रॉड ऑन के अंदर, माइनस एक और एसेट है 6000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। कितनी वैल्यू आ गई? 61। फिर हम लेते हैं डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन।
3200 मल्टीप्लायर बाय 20% मल्टीप्लायर बाय 320। और जो दूसरा डिस्पोजल है वो तो साल के शुरू में ही हो गया था, उसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी क्योंकि वो साल के शुरू में ही, लेकिन एडिशन तो है ना 6700, इसके ऊपर पूरे साल की, इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कितना? 1340। ये हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फर्नीचर की, यस 7820 7820। अच्छा, दूसरी भी एक आपको और परेशानी हल कर देते हैं आपकी, कि आप ना वर्किंग नंबर 7 में फर्नीचर का लेजर भी बना ले ताकि पता चल जाए कैरीड ऑन कितना है। एक तो आपको ना कैलकुलेटर में करना पड़ेगा ना, आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि आपका फर्नीचर का कैरीड ऑन कितना है। कैरीड ऑन किसके लिए चाहिए होते हैं? एसओएफपी के लिए। हर चीज का कैरीड ऑन एसओएफपी में जाता है। तो सर जो लेजर ही बनेगा ये बुक वैल्यू पे बुक वैल्यू पे। ब्रॉड ऑन कितना इसका था? एडिशन कितना था? 6700। दो डिस्पोजल थे, एक डिस्पोजल था 2880, एक डिस्पोजल था 6000। फिर डेप्रिसिएशन भी इधर आएगी 7820, कैरिड ऑन आ जाएगा 30000 पूरा पूरा। अब ऐसा भी कर सकते थे, एडिशन प्लस कर देते, डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन माइनस कर देते, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी आ गई और फर्नीचर का लेजर भी बन गया। उसके बाद फर्नीचर के बाद मतलब ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में उसने बताया हुआ है इक्विपमेंट 12000 का हमें मिला एज अ डोनेशन। अब एक तो ये जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी में और दूसरा जाएगा, अब ये नहीं बताया हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर क्या ये डेप्रिशिएट होगा? नहीं। अगर ये डेप्रिशिएट नहीं होगा तो इसकी जो इनकम अबाउटाइज होनी है वो होनी है? नहीं, वो भी नहीं होनी। तो अब ये सिर्फ लायबिलिटी में लिखा जाएगा पास और एसेट में, क्योंकि एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। एंट्री क्या पास हुई इसकी? इक्विपमेंट डेबिट, डोनेशन क्रेडिट। और ये डोनेशन आपकी एक तरह की लायबिलिटी में आएगी क्योंकि इसको आपने इस्तेमाल करना है ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। खत्म हो गया सवाल आपका? जनरल होती तो फिर इनकम में लिखते थे या फंड में ऐड कर देते। लेकिन अगर इन केस ऑफ एसेट है ना तो इसका है ही ये, एसेट में जाएगी और लायबिलिटी में जाएगी। बस चले जी, आपका सवाल अब कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई। अब आपका पहला पेज, सबसे पहले हम लिखेंगे ये सेहत क्लब है। यस सर। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, for the year ended 31st दिसंबर, जून है। सबसे पहले इनकम लिख ले, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। ये बात लिखनी अब जरूरी है क्योंकि अब आपको पता है मैं वर्किंग नंबर 1 का मतलब क्या है। कितनी इनकम निकाली थी? 19,000 पक्का? अच्छा 10। सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट इनकम कौन थी? एंट्रेंस फीस। यस सर 66 वो भी वर्किंग से आई थी क्या? 66,000। उसके बाद एक इंटरेस्ट इनकम भी थी, कितनी? उसका भी लेजर बना था 5000। उसके बाद ये एक्सचेंज में आपको गेन हुआ है। कैसे वाला गेन हुआ? 6000 वाला ऐसे देके 6700 वाला ले रहे हो। इंटरेस्ट फीस, इंटरेस्ट लिखा है, एंट्रेंस फीस भी होगी, डोनेशन लिख, 38,000। डोनेशन की कोई वर्किंग नहीं है तो डायरेक्ट लिख लो। और गेन ऑन डिस्पोजल, एक पे तो लॉस आया था 700 7000। मेरे ख्याल में और कोई इनकम नहीं है, या देख लो कोई अगर इनकम नजर आई है तो लिख लो।
टोटल कर लो इसका 3037 3037 00 आपने लेस करने हैं एक्सपेंडिचर। हेडिंग में एक्सपेंस नहीं लिखने, एक्सपेंडिचर्स। लिस्ट वाइज चलोगे या जिसके लेजर बनाए हुए हैं उसका लेजर से वैल्यू उठा के लिखो, जिसका लेजर नहीं है वो बगैर। तो यहां से सबसे पहले तो आपको पता है ये सैलरी था, ये आपके पास सैलरी कितनी अमाउंट आएगी भला, और वर्किंग का रेफरेंस भी बताया, क्या है वर्किंग नंबर कितना है, 60,000 50,000। सैलरी के बाद रेंट वर्किंग नंबर 5 कितना 19,000 25,000। नेक्स्ट यहां से देख लो, ये हो गया, ये भी हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सारी बातें साथ साथ बताता जाऊं, कोई मसला तो नहीं है। अगर सवाल के अंदर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अनयूज्ड पड़ा हो, अनयूज्ड, तो इससे माइनस करके एसेट मिले, वो प्रीपेड के तौर पर होता है। कितनी अमाउंट है 1000 है। जनरल चार्जेस जर्नल चार्जेस 2500। पीरियोडिकल्स 500। लॉस ऑन डिस्पोजल लॉस ऑन डिस्पोजल लॉस ऑन डिस्पोजल 2380। डेप्रिसिएशन भी है। यस सर। फर्नीचर डेप्रिसिएशन तो हमने फर्नीचर की फाइंड की, इक्विपमेंट भी तो करो ना। यस सर 3000। इक्विपमेंट कितना गिवन है 20,000। यस 20,000 का 5% 15%। 3000। और जो नया डोनेशन मिला है उसको भी डेप्रिशिएट करेगी, लेकिन ये सवाल पे नहीं कर क्योंकि वो एंड पे मिला है। तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर की कितनी थी 7820। 7820 और ये 3,000, यस सर। टोटल कितनी आ गई 10,820। और कोई खर्चा देखें कोई नजर आए नहीं है डन। तो टोटल एक्सपेंस 93,700। 93700। इनकम एक्सपेंस सरप्लस है या डेफिसिट है, कितना 210। पूरा 210। यस इसको चाहे आप ए कह दो, इसको आप बी कह दो, और इसको कह दो फिर ए माइनस 2 लाख आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका एक और नाम भी है इनकम एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर। अब हम एस टू एफ पी बना लें। यस चलो एस टू एफ पी पे चलते हैं। नाम लिख देंगे सेहत क्लब। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, सवाल आपका हो चुका है, बस फॉर्मेलिटी है। फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30th जून। 2050। सबसे पहले नॉन करंट एसेट लिख लें। फर्नीचर वर्किंग नंबर 7 था या 8 था, फर्नीचर का भी तो लेटर बनाया था ना। चलें जी, बताएं फर्नीचर की वैल्यू कैरी डाउन में कितनी निकाली। आप चाहो तो प्लस माइनस करके कर लो, चाहो तो लेजर। इक्विपमेंट इक्विपमेंट कितना भला पता है, कितना गिवन कितना है 30,000 यस सर। प्लस 12,000 का आया था डोनेशन, यस सर। माइनस ये 20,000 था, 20,000। 3,000 इसकी डेप्रिसिएशन। 29,000। 20,000 का आपके पास एसेट पड़ा हुआ था, 12,000 का डोनेशन के तौर पे मिला, और 3,000 उसमें से माइनस कर देंगे जो डेप्रिशिएट हो गया। यस सर। एडिशन डिस्पोजल प्लस माइनस और माइनस डेप्रिसिएशन। कितनी अमाउंट 29,000। 29,000। और कोई नॉन करंट एसेट हो, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 लाख।
हाँ जी, 1 लाख की तो पहले पड़ी हुई है, Yes. 2 लाख की मजीद खरीदी है, वो कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये देख, ये इस साल की खरीदी हुई है और साल के शुरू में भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की पड़ी हुई है, Yes. 3 लाख 3 लाख। 359,000. हमारे टोटल एसेट आ गया 359। अब करंट एसेट पे चले। सबसे पहले करंट एसेट यहां से हमें एक है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, Yes. और वो लिखवानी है क्लोजिंग वाली 8,000. एंड में जो बताया हुआ है, 8. क्योंकि यहां तो हमें ओपनिंग डाटा मिलेगा, ये है 8,000। फिर एक एंट्रेंस फीस रिसीवेबल 3,000. 3,000। फिर उसके बाद बैंक. सैलरी रेंट खत्म हो गया, Yes. कैश एंड बैंक बैलेंस का कैरी डाउन 305,000. 305। तो ये बता कौन सा है, रिसीट एंड पेमेंट का कैरी डाउन, Yes. रिसीट एंड Payment. पेमेंट का कैरी डाउन, ये अमाउंट। ये 30,500। ये जो 15,000 नजर आ रही है ना, ये ब्रॉड डाउन है उसका, हम अपनी एसपीएफपी के अंदर कैरी डाउन लिखते हैं। उसके बाद बताएं कोई और एसेट हो रिसीवेबल हो, कोई चीज, नहीं सर. कोई चीज रिसीवेबल खत्म होगी। 41500. 41 टोटल एसेट्स 40050. 400 ये हमारे टोटल एसेट्स आ गए। उसके बाद क्या करना है, फंड Fund और सरप्लस, इसमें प्लस लाइबिलिटीज अगर हैं वो, Yes sir. फंड एंड लाइबिलिटी हेडिंग भी देंगे, फंड एंड लाइबिलिटी। फंड कितना है, 172,500. 1725। सरप्लस इसमें ऐड हो जाएगा, कितना था, 2,10,000. कितनी वैल्यू आ गई, 3825. 3825। अब हम लिखने हैं लाइबिलिटीज अपनी। Yes sir. नॉन करंट लाइबिलिटी तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। Sir, contribution, debt contribution है sir. हाँ, वो इक्विपमेंट वाला, Yes sir. नॉन करंट लाइबिलिटी, इक्विपमेंट फॉर डोनेशन, कितने का, 12,000. 12,000। करंट लाइबिलिटी, अच्छा करंट लाइबिलिटी में एक तो सैलरी है, Yes sir. Rent भी है. सैलरी कितनी देने वाली है, 4,000. रेंट कितना देने वाला है, 2,000. और कोई सैलरी एक्सपायर नहीं. कोई भी नहीं है, नहीं. कितना के 6,000। 6,000. टोटल फंड एंड लाइबिलिटी 4,005. 40050 00. क्या हुआ? ये आपके पास एसओएफपी बन गई, और साथ ही आपके पास तरीका कार चेक किया, क्या इसमें इश्यू है सबसे बड़ा, वर्किंग। आपने जिसकी पेपर में टेक्निक क्या होगी, 2 टेक्निक्स हैं। आप ऐसा करें, जो वर्किंग के बगैर चीजें हैं, वो जो इनकम है वो इनकम में जाकर लिख दो, जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस में लिख दो, फिर साथ साथ वर्किंग करते जाओ और सवाल में पोस्टिंग करते जाओ, तो आपका ये सवाल होता जाएगा। चलें जी, हमारी कंप्रीहेंसिव एग्जांपल स्टार्ट होगी। सर वो उसका एक दफा बता दें कि वो एसेट मिला है, अगर वो पहले मिला था तो उसको डेप्रिशिएट भी करते और उसको अमोर्टाइज करके इनकम में लिखते और बाकी लायबिलिटी, बाकी जो बच गई, जो डेप्रिसिएशन आएगी हाँ उसको इनकम में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन इनकम में लिखिए, एक्सपेंस में तो आएगी ना, डेप्रिशिएट एक्सपेंस में जाएगी। फिर अगर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डोनेशन हमें जैसे गवर्नमेंट ग्रांट थोड़ी मिलती है, तो उसकी अमोर्टाइजेशन कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे एसेट को डिवाइड करते हैं उसको वैसे डिवाइड करो, इनकम में लिख दो और लायबिलिटी में से माइनस कर दो। 12,000 है ना, ये 12,000 एसेट में भी लिखा होगा, इक्विपमेंट में हमने ऐड किया, वहां डेप्रिशिएट होगा, और लायबिलिटी में लिखा या अमोर्टाइज होगा। चलें जी,
अब ना मैं आपको एडजस्टमेंट हल करवाता हूं, सवाल ये आपने करने हैं, एडजस्टमेंट मैं हल करवाता हूं। अच्छा, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन रह गया, बिल्कुल वो जाहिर सी बात है, दो भरोसा हासिल करने के लिए आज और कल का दिन आप इसके सवाल सादा करो, फिर उसके बाद जो नई टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तो ये टॉपिक हमारा ऐसे ही है, और इसका सवाल ना एक दफा आपको पहली दफा पढ़ के समझ नहीं लगेगा, लेकिन जब दो दफा पढ़ोगे या थोड़ा फोकस करोगे तो सवाल का सोल्यूशन निकल आएगा। पूरे सवाल के अंदर एक या दो ट्रिकी बातें होंगी, ये डिसीजन मेकिंग की दूसरा फॉर्म होती है, एक दो बातें ट्रिकी होती है जिससे वो डराता है ताकि ये सवाल ही ना हल करे कोई। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट। अच्छा, यहां पर ये लिखा हुआ है टू बी डिस्क्लोज्ड नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये चीजें इसके अंदर सिर्फ इसलिए, वो कहता है जैसे आप वहां करते हो ना जहां बुक वैल्यू फाइंड करते हो, वो बुक वैल्यू फाइंड करके इधर लिखनी है। ये सादा सवाल ही है। आए जरा इसमें भी वही सवाल है जो अभी हमने किया है। वो कहता है गिल्टन गल्फ क्लब हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आगे एक इंफॉर्मेशन, रिसीट का मतलब कैश कौन कौन सा मिला हुआ है, किस किस फॉर्मेट में मिला हुआ है, एक्सपेंस कौन कौन से पे किए हुए हैं, किस फॉर्मेट में पे किए हुए। सबसे पहले वो कहता है जी बैलेंस आपके पास है, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई, फंक्शन फॉर फंड रेजिंग, आपने फंड रेजिंग का फंक्शन करवाया जिससे आपने कितना चंदा इकट्ठा कर लिया और उसके ऊपर खर्चा कितना हो गया 305। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पाकिस्तान के अंदर ये काम होते हैं कि कोई ऐसा काम करते हैं जिससे फायदा कम होता है, खर्चे ज्यादा होता है। चलिए जी, ये फंड रेजिंग आपने की 367 की और उसके ऊपर 355 रुपया खर्चा आ गया फंड रेज करने का। क्या तरीका बताया था, दोनों को नेट करके इनकम में लिख दो, या इनकम को इनकम में और एक्सपेंस को एक्सपेंस में। सेल ऑफ लैंड, ये क्या मतलब है, कैश फ्रॉम डिस्पोजल, सेल ऑफ लैंड। अब तो आपकी किस्मत अच्छी या बुरी समझो, पहले एनपीओ का कैश फ्लो भी होता था, अब सिलेबस में नहीं है। अब हुआ क्या, सिंपल, यहां से ये देखो जो कैश आ रहा है ना, तो ये कैश फ्रॉम डिस्पोजल समझा जाता 6800। आगे बैंक का इंटरेस्ट आपको मिला 60,000, बीक्वेस्ट या लेगेसी 255 और सन्ड्री इनकम 46। बीक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि कभी कभी ना वो लोग वसीयत करते हैं मरते हुए ना, कि जनाब ये जो मेरी इनकम, ये जो कुछ चीजें हैं ना, ये एज अ डोनेशन के तौर पर किसी एनपीओ को या एनजीओ को डोनेट कर देना। फिर उसके बाद वो कहता है कि रिपेयर एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस है, ये आपने एक्सटेंशन करवाई है हाउस के अंदर, तो ये एक्सपेंस में आएगा या नॉन करंट एसेट में आएगा, ये आपका पीपीई है, एक्सटेंशन करवाई है, रिपेयर नहीं करवाया। फिर फर्नीचर, फिर हीट एंड लाइट, फिर अच्छा फर्नीचर की जो अमाउंट है ये एक्सपेंस है क्या, ये फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, ये भी ध्यान रखना है कि जिसका लेजर हो सारे एक्सपेंस में डाल दो, नहीं, ये भी देखना है कि एक्सपेंस होना भी चाहिए। सैलरीज एंड वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस और बैलेंस कैरीड। चलो बुक तो आपके पास है ना, निकाले जरा, टार्च लाइट ऑन करें, बुक से पढ़ते जाते हैं। चलिए जी, बुक आपके सामने है ना, देखते जाते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, जरा खामोशिया प्लीज, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सवाल की तरफ देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 65,000 which had been arrear on 31st March 2000। इसका क्या मतलब है, ब्रॉड ऑन है रिसीवेबल का,
उसके बाद एंड 35,000 विच हैड बीन पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये क्या है? एडवांस का कैरिड ऑन। कहता है जितनी आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है उसमें 65,000 पिछले साल की रिसीवेबल थी और एक इस साल का एडवांस है। आगे ये दो इंफॉर्मेशन पढ़ के आगे चलते हैं। पहले सिर्फ सब्सक्रिप्शन को देखते हैं। क्या सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन एंड पे गिवन है कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी यहां पर बताया हुआ? Subscription in arrears including 15,000 irrecoverable members and emigrated, इसका मतलब क्या है? बैड डेट्स। कहता है अब ये देखें लिखने का तरीकाकार क्या है। आपने 80,000 पहले सब्सक्रिप्शन लेनी थी जिसमें 65,000 आपको मिल गई है, ऊपर बताया हुआ, और 15,000 किधर चले गए? कैरिड ऑन है ही नहीं। तो आप ना सब्सक्रिप्शन का लेजर बना करना मुझे सब्सक्रिप्शन इनकम फाइंड करके दे। ऐसे तो हो चुकी है फाइंड, जिस बंदे के कंसेप्ट ठीक ठाक है वो तो कैलकुलेटर में प्लस माइनस हो गया। वर्किंग नंबर 1, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थी जनाब 80,000। कितनी? 80,000। कैरिड ऑन इसका है ही नहीं क्योंकि कैरिड ऑन में एडवांस आई हुई है। ब्रॉड ऑन का एडवांस नहीं है लेकिन कैरिड ऑन है। उसने कहा था ना 35,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के अंदर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है। वो पहली लाइन पढ़ो जरा। हमारा साल का एंड है मार्च 16 ना, ये देखें वो कहता है 65,000 तो है पिछले साल वाली और 35,000 है जो ईयर आपका स्टार्ट हो रहा 1 अप्रैल 16 को। कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल। वो तो अगला साल है। अच्छा, अच्छा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये थी मार्च 15 की, तो ब्रॉड ऑन भी है 30 और ये है 35। कैश कितना है? कैश ये लिखा हुआ है उसके अंदर ही 29। बैड डेट्स भी हैं इसके अंदर। चलिए जी, तो मैंने तो आते ही पूछा है कि बताओ जो जो प्रॉब्लम्स है पहले वो डिस्कस कर। चलो अब ये कर लें तो फिर उसके बाद पहले नहीं किया जुम्मे का टाइम जुम्मे का टाइम जुम्मे का तमाम नहीं कर सकता।
चले जरा देखें सवाल। अच्छा इसमें मुझे बताया ना इसमें क्या मसला है। 65,000 क्या है? ओके चलो वो बता देता हूँ, वो मैंने बताया तो था वैसे। देखें वो इधर 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 आप लोगों का पिछले साल ब्रॉड ऑन था 80,000 राइट, ये तो पता है ना। वो कहता है इसमें से ना 65,000 इस साल रिसीव हो गया है, 65,000 रिसीव, 15,000 राइट ऑफ हो गए। इस 80,000 को जो 65,000 है वो इसके अंदर शामिल है, क्योंकि वो कहता है इसके अंदर इंक्लूडेड है। और ये जो ब्रॉड रिसीवेबल किस साइड पर लिखते हैं, ब्रॉड ऑन यही है, ये एडवांस का ब्रॉड ऑन है। ये कैड ऑन भी उसने बता दिए, इसका कैड ऑन उसने नहीं बताया कि इस साल का रिसीवेबल कितना है। अब उसने कैश के बारे में बताया कि इस कैश के अंदर ना एक 65,000 जो हमने पहले लेना था वो शामिल है, एक 35,000 वो शामिल है जो अगले साल का है। लेकिन कैश तो डेबिट होना ही होना है, वो तो अगर जिस साल का मर्जी हो, लेकिन इस साल अगर हम रिसीव कर रहे हैं ना कैश ने इसी साल ही डेबिट होना है। तो उसने जस्ट इंफॉर्मेशन दिया है, पहले भी ऐसा ही होता था, जो हम कैश लिखते होते हैं उस कैश के अंदर पिछले साल का अगर कोई रिसीव हुआ है तो वो भी शामिल है, और जो अगले साल का रिसीव किया है वो भी शामिल है। ओके अगर ये भी वो कह सकता था कि हमने 65,000 रिसीव किया, रिमेनिंग बैलेंस टू बी राइट ऑफ, तो फिर भी हमने बिल्कुल एग्जैक्ट यही करना था, ये बैड डेट्स लिख देते। तो आप ये बताओ कि 65,000 नजर नहीं आ रहा, वो इस अमाउंट के अंदर शामिल नहीं। तो ब्रॉड ऑन 80,000 है। देखिए आपने 80,000 पहले लेना था, उसमें से 65,000 ले लिया, ब्रॉड ऑन में से 80 आएगा और कैश के अंदर 65 आएगा, तो 65 कैश के अंदर शामिल है, 15,000 राइट ऑफ हो गया। अच्छा अगली बात, अगर 15,000 राइट ऑफ ना होता तो वो किधर होता भला? कैरी डाउन के अंदर। क्लोज करके मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट आ जाएगी 28, ये हमारी इनकम आ गई। बताओ कौन सी बात नहीं समझ? ये कहाँ गया तुझे? चले मैं तो ये बात ही खत्म करता हूँ, ये 65,000 किधर होना चाहिए था? वो इधर वापस आप ये मसला हल करने का बाद किधर ब्रॉड ऑन के अंदर 80,000 है, उसके अंदर है फिर 65, क्योंकि 15 राइट ऑफ किया है। ठीक है उसने सिर्फ ये कहा है ना कि 65,000 जो पिछले साल हमारा लेने वाला था वो ले लिया है, और 15,000 राइट ऑफ भी किया है, तो फिर लेने कितने थे साल के शुरू? 80, 65 मिल गया, 15 राइट ऑफ हो गया, वो 65 किस में है? इंक्लूडेड इन द कैश, वो कैश के अंदर शामिल है, और जो राइट ऑफ हो गया वो अलग से लिखा हुआ। अगर ये राइट ऑफ ना करता तो कैरी डाउन 15,000 से आ रहा होता, स्टिल रिसीवेबल होता। चलें ये इस सब्सक्रिप्शन ने आपको जगह जगह तंग करना है, ऐसे ही अंग्रेजी में। आगे चलते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देकर ही लेजर बनाए जाते हैं। फंड रेजिंग हो गया, हम ब्रॉड डाउन अगर 65,000 लिख देते, बैड डेट्स ना बैड डेट्स नहीं ना लिखो, लेकिन आपने वो चीज प्रेजेंट तो करनी है ना। तू ब्रॉड डाउन कैसे ना लिखता जब था ही ब्रॉड डाउन 80 का? तू कहता मैं 15 उधर वाला भी नहीं लिखता, उधर वाला भी नहीं लिखता, तो बैड डेट्स एक्सपेंस में भी तो लिखने हैं ना। अच्छा सेल ऑफ लैंड का क्या करोगे? इसकी बुक वैल्यू चेक करोगे, बुक वैल्यू और 16 लाख का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? गेन या बैंक इंटरेस्ट का। अगर रिसीवेबल या पेएबल गिवन है तो ठीक है, नहीं तो सारी इनकम। लेगेसी के बारे में नीचे एक बात लिखी हुई है, कहता है देयर इज नो कंडीशन अटैच टू द बिक्वेस्ट। इसका मतलब है आप डायरेक्ट इनकम मिलेगा। कोई कंडीशन हो, कोई कंडीशन होती, स्पेसिफिक होता तो फिर वैसे डील करते, कंडीशन ना हो तो डायरेक्ट इनकम में। सर इसको फंड में शामिल कर सकते, वो भी कर सकते हैं। लैंड सोल्ड हैड अ बुक वैल्यू 5 लाख, क्या मतलब है? 5 लाख की लैंड 16 लाख में बेच रहे हो, गेन हो गया। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लो जी, कहता है क्रूड एक्सपेंस, हीट एंड लाइट, वेजेस एंड टेलीफोन, क्या करोगे? ब्रॉड ऑन पैटर्न गिवन है, लेजर बनाएंगे, वो बाकी वन लाइन में भी कर सकते हो। फिर डेप्रिसिएशन के रेट बताए हुए हैं, फर्नीचर एंड फिक्सर 10%, फर्नीचर बिल्डिंग हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल आपका।
और ये उसने बताया हुआ पिछले साल का, लैंड की आपकी कॉस्ट ये है, बिल्डिंग की कॉस्ट ये है, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दी गई, सारा डाटा उसने दे दिया। सबके लेजर्स में ये लेजर बना लो या डायरेक्ट वर्किंग कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी। ये आइए 16 वाला काम। पूरी बुक में आते हैं। अच्छा, एक बात का आपने ये लाजमी ख्याल रखना है कि आई कैप की तरह वर्किंग करने से गुरेज करना है, आपने अपने तरीके से वर्किंग करो। जो आपको शॉर्टकट वर्किंग लगती है ना, अब उसे जो चीज चाहिए आपको जितना जल्दी कर सकते हो, सही हो, रिलायबल हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 एक छोटा सा सवाल है और ये एक ही सवाल है जिसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई नहीं है। इधर जरा गौर फरमाएं, वो इधर सारे बोलना बंद करें। ये पेपर में एकदम सवाल आ गया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। मतलब पहले तो हमें कैश बुक बनाकर दी हुई है ना, रिसीट एंड पेमेंट, इसमें उसने खुद कहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एसओएफपी के इसके अंदर, ये अपने टाइम का बड़ा अच्छा और मशहूर सवाल है कि लोगों को रिसीट एंड पेमेंट, कोई कैश नजर ही ना आया सवाल के अंदर। हालांकि सवाल मुश्किल नहीं था, वो ट्रिक था ना। अब देखें, आपका ये कैश गिवन नहीं है, ब्रॉड ऑन कैड, ये ऊपर साल देखिए, ये 15 है, ये 14 है, इसका मतलब है ये ब्रॉड ऑन हो गया 1204800 और ये कैड ऑन हो गया 1586। अब हम ये सवाल के अंदर देखेंगे, जितनी कैश हमें इन हुआ वो डेबिट, इनकम नहीं डेबिट, और जितना आउट हुआ क्रेडिट। कोई जो डिफरेंस आ गया, अगर क्रेडिट साइड पर आएगा तो हम कहेंगे ये एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमने नहीं नजर आए, और अगर डेबिट साइड पर आ गया तो हम समझेंगे कोई इनकम है। अब यहां पर देखें, कहता है 600 मेंबर हैं आपके, नो फ्रेश मेंबर वाज एडमिटेड ड्यूरिंग द इयर्स, 10 मेंबर छोड़ के चले गए थे, हर मेंबर आपको 500 रुपया देता है। कैश का पता चल सकता है कि कैश सब्सक्रिप्शन कितना आया होगा, 500। एक मेंबर के नंबर ऑफ मेंबर्स भी बताए हुए हैं और एक मेंबर की अमाउंट भी बताई हुई है, और अमाउंट याद रखें पर मंथ है। 30 जून 15 ये आपका ईयर एंड है, आपके मेंबर है 600, 10 छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने कब छोड़ा था? 1 जनवरी 15 को। इसका मतलब है आज से 6 महीने पहले आपके 610 मेंबर थे और अब 600 हैं। कुछ लोगों को लगता है कि 590 और 600 कर लेंगे, नहीं। ये डेट कौन सी है? जून 15 को 600 हैं। 1 जनवरी को 10 मेंबर छोड़ के जा चुके हैं, तो जनवरी से पहले कितने थे फिर? 610। पहले 6 महीने 610 मेंबर थे और वो भी 500 रुपया देते थे 6 महीने के लिए। लास्ट में कितने मेंबर बच गए? 600। ये हमारे पास आ जाएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्या आएगी? कैश। वो सारे कैश फॉर्म में देते हैं। चले जनाब आगे आ जाओ। या इनकम फॉर द ईयर तो यही होगी, क्योंकि जितने हमारे मेंबर होंगे उनके जितने पैसे बनते होंगे वो हमारी इनकम है। सबसे मेन टारगेट ये थी, ये इंटरेस्टिंग बात थी। बिल्डिंग कितनी है? 5%। फर्नीचर और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आओ जरा यहां पर देखते हैं। आपका बिल्डिंग का ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ब्रॉड ऑन भी गिवन है, कैरिड ऑन भी गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिवाय इसके कि 5% डेप्रिसिएशन गिवन। तो अब इसका बल हल क्या था? ये जो अमाउंट है आपके पास, ये कितने परसेंट है? 95%। तो इसको 95 पे डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड की हुई है। क्योंकि अगर हम इसको डेप्रिशिएट करते हैं ना, इसको, तो इसमें एडिशन नहीं है। अगर आप ब्रॉड ऑन को, सॉरी ये ब्रॉड ऑन तो ये है, कैश फ्लो वाला अभी भी धोखा इधर चल जाता है। आपका ये जो ब्रॉड ऑन है, इसके अंदर एडिशन तो नहीं हो सकता ना, और डिस्पोजल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर वैल्यू बढ़ी है तो इसका मतलब एडिशन हुआ है, अगर वैल्यू बढ़ी है तो इसका मतलब, और अगर कुछ ना बताया हो तो एडिशन की डेट कौन सी होती है? साल का शुरू।
इसका मतलब है अगर मैं इसको 95 पे डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। सबको, फर्नीचर को क्या करूंगा, इसको 90 पे डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इक्विपमेंट को क्या करूंगा, अच्छा बुक्स का भी है डेप्रिसिएशन, डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय, मुझे सबकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। ब्रॉडऑन आ गया, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई, कैरिड ऑन गिवन है। अगर फिर भी डेबिट साइड पर कोई चीज निकलेगी तो क्या होगा, एडिशन। और कौन सा एडिशन होगा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट। ये मैं वो आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, कैश आपने कहां कहां से फाइंड करना है। फिर आप आ जाओगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपके पास पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, साल के अंदर बाद इन्वेस्टमेंट थी, तो एंट्री क्या पास हुई है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है और रिसीवेबल भी गिवन है। एडवांस भी गिवन है, रिसीवेबल भी गिवन है, और एंड पे एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। लेजर बन जाएगा, जो मिसिंग फिगर है वो मिल जाएगी। एट द एंड आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस भी हैं और एक्सपेंसेस पेएबल। कंबाइंड लेजर बनाओगे एक्सपेंस का, लेकिन इसमें दो चीजें मिसिंग है, ना कैश है ना एसपीएल है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर भी नहीं है, पता नहीं है। तो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो ना, कंप्लीट हो जाएगा, उसकी क्रेडिट साइड पर एक कैश बच जाएगा। वो पता क्या होगा, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। वो क्या आएगा, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। तो इस तरह से आपने दोनों को मिला के अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लेजर और अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा करना है। तो आपने बस ये, पहले हमने 20 एग्जांपल की थी, फिर 21 और ये है 20। अगर आपने ये दोबारा सवाल ना किए तो समझो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो। ये सवाल हर हाल में करने हैं, और आपको इतना आसान बना के दे रहा हूं कि सारी ट्रिक्स तो बता कर दे रहा हूं, सिर्फ एंड पे 2-4 सवाल बगैर ट्रिक के करेंगे, मतलब वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपसे करवाऊंगा। तो 22 तक हमारे सवाल हो गए इसके टोटल जो सवाल है मेरे ख्याल में इस बुक के अंदर 33 तक है या शायद 34 तक है। थर्टी थ्री तक है, चलें जी।